नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य इस सप्ताह। इस नए और विशेष कार्यक्रम की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह पांचजन्य पत्रिका में क्या कुछ विशेष रहा। यहाँ आप देख सकेंगे वो लेख, वो विचार और वो मुद्दे जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है राष्ट्रहित की आवाज़। और आज हम उसे आपके सामने रखने आए हैं। सबसे पहले इस सप्ताह हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। कवर स्टोरी, अराजकता की इंजीनियरिंग, अपनी बात, स्वतंत्रता संग्राम में संघ का निर्णायक योगदान, झूठ का जाल, वोट चोरी पर विपक्ष का दुष्प्रचार, बंगाल फाइल्स, सच से तिलमिलाई ममता और कमाई की राह बनाएगी एआई। क्या लोकतंत्र पर सवाल उठाना सिर्फ गलती है या फिर एक सोची समझी रणनीति? पांचजन्य ने अपनी कवर स्टोरी अराजकता की इंजीनियरिंग क्यों रखी, इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल हाल ही में बिहार में मतदाता सूची सत्यापन यानी कि SIR को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस बीच CSDS ने महाराष्ट्र के चुनावी आंकड़ों में हेरफेर जैसा भ्रम फैलाया। नतीजा, चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन सवाल है, ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक बड़ा खेल? दरअसल ये रणनीति नई नहीं है। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने बिना युद्ध किए कई देशों की सरकारें गिराई थी। हथियार थे फेक न्यूज, मीडिया हेरफेर और अफवाहें। वही सेम पैटर्न आज भारत में भी दिख रहा है। इसे समझने के लिए आप जरा सोशल मीडिया पर जरूर नजर डालिए, तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। झूठे आरोप और एडिटेड वीडियोस से जनता को गुमराह करना, बॉट्स के जरिए नकली ट्रेंड चलाना और जब सच सामने आए तो नया झूठ गढ़ देना। ताजा उदाहरण बिहार और कर्नाटक में दिखा, जहां महिलाओं के नाम हटाने के आरोप लगे, बाद में उन्हीं महिलाओं ने इसे झूठ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि SIR चुनाव आयोग का अधिकार है। स्पष्ट है कि असली मकसद सच्चाई नहीं बल्कि भ्रम और अविश्वास फैलाना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यही सेम पैटर्न दिखाई देता है। विदेशी फंडिंग, NGO और अंतर्राष्ट्रीय लॉबी सब मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र पर हमले का सबसे आसान तरीका क्या है? कमजोर वर्गों और महिलाओं को सामने रखकर भावात्मक माहौल बनाना और निशाना बनाना। ये खेल नया नहीं है। शीत युद्ध में पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका की सरकारें दुष्प्रचार से गिराई गईं। अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया नैरेटिव ने सत्ता बदली, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों एक दूसरे पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आरोप लगाते हैं। आज यही सेम पैटर्न भारत में भी दोहराया जा रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस रणनीति को पहचान कर संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ डटकर मुकाबला करना। यही लोकतंत्र की मजबूती और भविष्य की स्थिरता का असली आधार है। इसे और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं पांचजन्य की साप्ताहिक पत्रिका में। अब बात करते हैं अपनी बात की। इस बार पत्रिका में संपादक हितेश शंकर जी ने अपनी बात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर किए गए अब तक के सबसे बड़े दुष्प्रचार पर प्रकाश डाला है। बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में संघ का क्या योगदान था, लेकिन यहाँ कुछ सवाल पांचजन्य आपसे पूछता है। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह और सुखदेव के साथ ही राजगुरु का रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा था? क्या आपको पता है कि गांधी जी ने खुद संघ के अनुशासन और सेवा भाव की सराहना की थी? और क्या आपने सुना है कि विभाजन की विभीषिका के समय हजारों हिंदू सिख परिवारों को सुरक्षित भारत लाने में स्वयंसेवकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे? ये तथ्य हमारी किताबों में धुंधले कर दिए गए, लेकिन इतिहास का सच यही है। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने 1925 में संघ की नींव रखी, कांग्रेस में सक्रिय रहते हुए भी उन्होंने कहा था कि नैतिक और सांस्कृतिक एकता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। इसी सोच से संघ खड़ा हुआ। संघ और क्रांतिकारियों का रिश्ता सिर्फ विचारों का नहीं था, बल्कि संरक्षण और मार्गदर्शन का भी था। चाहे नमक सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन या हैदराबाद आंदोलन हो, स्वयंसेवक हर जगह सक्रिय रहे, बलिदान दिए, जेल गए। लेकिन इतिहास की किताबों में इनका जिक्र बहुत कम मिलता है। और फिर आया 1947 का विभाजन।
जब चारों ओर खून और आग का समुद्र था, तब संघ के स्वयंसेवक सबसे आगे थे। लाखों परिवारों को सुरक्षित भारत लाने और पुनर्वास कराने का काम भी उन्होंने किया। स्वतंत्रता सिर्फ एक आंदोलन या एक नेता का परिणाम नहीं था। ये सत्याग्रह, क्रांति और संगठन शक्ति सबके त्याग का फल था। संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को गहराई से समझने के लिए आप स्क्रीन पर नजर आ रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अधिक जानकारी पा सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी शेयर किया गया है, जिससे आपको जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं वोट चोरी पर विपक्ष के दुष्प्रचार की। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने पांचजन्य के लिए लिखे अपने लेख में वोट चोरी के मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए। क्या भारत में सचमुच वोट चोरी हो रही है या ये सिर्फ एक झूठ का जाल है? कांग्रेस और उसके साथी दल बार बार आरोप तो लगाते हैं, लेकिन हर बार सच्चाई कुछ और ही निकलती है। हाल ही में कर्नाटक में राहुल गांधी ने महिलाओं के नाम को लेकर डबल वोट का आरोप लगाया, लेकिन जांच में आरोप झूठे निकले। बिहार में एक महिला ने नाम कटने की शिकायत की, लेकिन बाद में खुद माना कि उनका नाम लिस्ट में ही था। महिला का नाम रंजू देवी है, बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली हैं। इनके 2 वीडियो सामने आए थे। पहले वीडियो में वो राहुल गांधी से कहती हुई दिख रही हैं कि उनके परिवार के 6 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि वे पिछले 3 से 4 चुनावों से मतदान करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक उनका दूसरा वीडियो भी सामने आता है। इस बार रंजू देवी खुद कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कहा गया था कि तुम्हारे परिवार का वोट कट गया है और इसकी शिकायत राहुल गांधी जी से करनी है। लेकिन अब पता चला है कि हमारे पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची में शामिल है, किसी का नाम नहीं कटा। वहीं राहुल गांधी ने जिन 2 महिलाओं शकुन रानी और मिंता देवी के नाम को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे, उन्होंने एक मतदाता पहचान पत्र दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकुन रानी पर डबल वोट होने का आरोप भी लगाया था। जांच में पता चला कि शकुन देवी ने एक ही बार मतदान किया था, जबकि मिंता देवी की उम्र 35 वर्ष है। इस तरह राहुल गांधी का झूठ उसी दिन उजागर हो गया था। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जिस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया, जिस मिंता देवी की तस्वीर टी-शर्ट पर छपवाकर प्रदर्शन किया, उसी ने इनकी झूठ की हवा निकाल दी। जांच में पता चला कि ये वोट चोरी का मामला है ही नहीं। ये कोई तकनीकी धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते उनकी उम्र अधिक दर्ज हो गई थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आरोप गढ़ने की शैली समय के साथ बदली जाती है। वहीं महाराष्ट्र में CSDS ने फर्जी आंकड़े जारी किए, पर सच सामने आने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि मतदाता सूची का सत्यापन यानी कि SIR बिल्कुल कानूनी और जरूरी है। फिर भी विपक्ष बार बार नए आरोप लगाता है, पहले EVM पर सवाल उठाता है और अब वोट चोरी पर शोर मचा रहा है। लेख में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा कहते हैं कि असल मकसद सिर्फ एक है, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, जनता के मन में संदेह और अविश्वास फैलाना और लोकतंत्र को कमजोर करना। तो सवाल यह है कि तो क्या वोट चोरी का ये नारा सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है या सचमुच लोकतंत्र पर खतरा है? आप क्या सोचते हैं, ये जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं बंगाल फाइल्स की, जिससे तिलमिला उठी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को सच हमेशा छुपता है। बंगाल फाइल्स पर उनका बवाल दरअसल उस विभाजनकालीन इतिहास से भागने की कोशिश है जिसे वो दबा देना चाहती हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म समीक्षक विष्णु शर्मा अपने लेख में लिखते हैं, विवेक अग्निहोत्री ने द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के लिए जो दिन चुना था, वो ममता दीदी को कैसे पछता कि कैसे उस तारीख विशेष पर उसी तारीख से जुड़े घावों को कुदेरने आ रहा है। तारीख थी 16 अगस्त और वो दिन जब 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, ताकि अंग्रेज, कांग्रेस और हिंदू ये बात मान ले कि पाकिस्तान के अलावा कोई विकल्प नहीं। उस दिन हजारों हिंदुओं को काट डाला गया था। मुस्लिमों की उन्मादी भीड़ ने सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद उनकी नग्न लाशों को इमारतों की खिड़कियों से लटका तक दिया था। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को रोकने के लिए ममता की बंगाल पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग ट्रेलर न देख सके, इसके लिए कोलकाता पुलिस ने न केवल बिजली के तार काट दिए, बल्कि 2 थानों की पुलिस ऐसे जमा हुई मानो किसी गैंगस्टर से लड़ने जा रहे हों। यहां तक कि एक पुलिस वाला उस लैपटॉप को भी उठा ले गया जिससे ट्रेलर चलाया जा रहा था। विवेक के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवा दी गई है। हालांकि बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 26 अगस्त तक के लिए उस FIR पर रोक तक लगा दी है।
द बंगाल फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की उन परतों को उजागर करने का प्रयास है जिन्हें अब तक सुनियोजित तरीके से दबाया गया। ममता बनर्जी के लिए ये फिल्म इसलिए संवेदनशील है क्योंकि ये बंगाल के राजनीतिक वोट बैंक समीकरणों को छूती है। वहीं कांग्रेस के लिए ये फिल्म इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये उनके सबसे बड़े नेताओं नेहरू और गांधी की भूमिका पर तीखे सवाल उठाती है। आप पूरा लेख 5 जन की पत्रिका के 31 अगस्त 2025 के एडिशन में पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे पर पांजनी ने विशेष शो भी किया था, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कमाई की राह बनाएगी एआई की। आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणों और अवगुणों की चर्चा हो रही है। एआई ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि दुनिया में बढ़ते आर्थिक विकास की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट बताती है कि एआई में न सिर्फ दुनिया भर की तरक्की को तेज करने की क्षमता है, बल्कि ये उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और नवाचार जैसे कई क्षेत्रों में नया युग भी शुरू कर सकती है। हालांकि इस तेजी से बढ़ती तकनीकी के साथ एक चुनौती भी सामने आ रही है, और वो है एआई को चलाने वाले डेटा सेंटर्स की जबरदस्त बिजली खपत। मैकनिसे एंड कंपनी की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि यदि इस ऊर्जा मांग को सही दिशा में नहीं मोड़ा गया तो ये स्थिति भविष्य में हमारे ऊर्जा संसाधनों पर दबावकारी और पर्यावरण के लिए भी एक संभावित खतरा बन सकती है। भारत में भले ही डेटा सेंटर्स की संख्या बढ़ रही है और अधिकतर बिजली अब भी कोयले से बढ़ती है, लेकिन इसके बावजूद भारत कोशिश कर रहा है कि एआई चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल हो, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और देश आगे चलकर ऐसी साफ तकनीक का बड़ा केंद्र बन सके। मनीष शर्मा झा अपने लेख में बताते हैं कि सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का लक्ष्य रखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोड्यूसर है। मतलब एआई को जितनी बिजली चाहिए वो कोयला या तेल से नहीं, बल्कि सूरज और हवा से मिलेगी। अब भारत के पास सुनहरा मौका है जब एआई और स्वच्छ ऊर्जा मिलकर अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण तीनों को बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल है, एआई नौकरियां खत्म करेगी या बनाएगी? सच ये है कि दोनों होंगी। कुछ नौकरियां खत्म होंगी लेकिन नई भी बनेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक एआई और इससे जुड़े सेक्टर भारत में करीब 4 करोड़ नई नौकरियां देंगे। ईवाई की रिपोर्ट कहती है कि जेनरेटिव एआई लगभग 3.8 करोड़ मौजूदा नौकरियों का स्वरूप बदल देगी। 24% काम पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 42% कामों में एआई इंसानों का सहयोगी बनकर क्षमता बढ़ाएगी। यानी एआई नौकरी छीनने से ज्यादा नए अवसर और दक्षता देने वाली तकनीक है। इनके अलावा इस बार के एडिशन में कई महत्वपूर्ण लेख भी छपे हैं। नेताजी को लेकर केरल के क्लास 4th के पाठ्य पुस्तक में छपे आपत्तिजनक और तथ्यात्मक गलती पर भी प्रकाश डाला गया है। जय मीम जय भीम का सच भी बताया गया है। इसके अलावा पत्रिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वीं शताब्दी पर विशेष सेक्शन भी निकाला गया है। अगर आपको संघ को समझना है और संगठन को लेकर मन में सवाल हैं तो उनके हर जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहरहाल इस सप्ताह में आज बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें आप सभी लोग देखते रहिए 5 जनवरी पर।